नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। अब रजिस्टर सेल डीड से भी नहीं मिलेगा संपत्ति पर मालिकाना हक। अगर आपने किसी भूमि के ऊपर यानी कि सेल डीड के माध्यम से या फिर विक्रय विलेख के माध्यम से आप किसी भूमि के ऊपर ये सोचकर कि आपका नामांतरण उस भूमि के अंदर हो जाएगा, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, इसके लिए विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि अगर आपने किसी भूमि को लिया है या ख़रीदा है तो उसके लिए आपको एक शर्त रखी है एससी ने, और ये 2024 का फैसला है। अगर आपने किसी भूमि को ख़रीदा है, जब तक आपका नाम उस भूमि के अंदर दाखिल नहीं होगा, जब तक कि ये प्रक्रिया पूरी ना की जाए। अब ये प्रक्रिया क्या है, इसे विस्तार से जानेंगे और मैं आपको नियम के आधार पर बताऊंगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंदर ये पूरी एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर आपने अगर कोई भूमि खरीदी है तो उस भूमि के अंदर आपका नाम कैसे दाखिल किया जाएगा, यानी कि आपको उस भूमि के ऊपर किस प्रकार से मालिकाना हक मिलेगा। तो आइए इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पुराने विलेख पत्र के आधार पर कोई भी नामांतरण आदेश नहीं होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और धारा नियम 2005 के अंदर इस प्रकार का प्रावधान है। इस मामले के ऊपर भी यानी कि राजस्व न्यायालय परिषद की नखलऊ पीठ के द्वारा अभी निर्धारित किया गया है कि यदि किसी विक्रय विलेख यानी कि 1986 में निष्पादित किया गया था और वर्तमान उसमें बहुत पुराने विलेख है और उसके नामांतरण के आदेश पारित नहीं किया जा सकता, यानी कि आपके पास इस प्रकार का विक्रय विलेख है जो 1986 में यानी कि आपने उसकी रजिस्ट्री ली थी और उस रजिस्ट्री को लेकर आप अभी तक अपने घर में रखे हुए हैं और आपने जो भूमि खरीदी थी उस भूमि के ऊपर आपका अभी तक दाखिल खारिज जिसे कहते हैं मोटेशन नहीं हुआ है। तो अगर आपका इतना पुराना विक्रय पत्र विलेख है यानी कि रजिस्ट्री है तो इस प्रकार से आप आसानी से उसके अंदर नामांतरण बिल्कुल भी नहीं करा सकते। अब कैसे कराना होगा मैं आपको बता दूं। पुराने जो विलेख होता है यानी विक्रय विलेख होता है उसके आधार पर अधिकार के उद्घोषणा के लिए यानी आपको वाद दाखिल करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई भूमि ली है और कितना भी पुराना यानी कि उसका कोई रजिस्ट्री या विक्रय पत्र विलेख हो तो आप उस का दाखिल खारिज मोटेशन करा सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर नियम चेंज हो गया है और ये नियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा के अंतर्गत भी ये नियम है जो मैं अभी आपको बताता हूँ कि जब विक्रय विलेख को सन 1986 में निष्पादित किया गया था तब वर्तमान में बहुत पुराने विक्रय विलेख के आधार पर कोई नामांतरण का आदेश पारित नहीं किया जा सकता और जो पक्षकार यानी कि जो पक्षकार है उस विक्रय विलेख के आधार पर यानी कि उसका अधिकार की घोषणा के लिए एक नियमित वाद दायर करना पड़ेगा। और ये कहाँ पर करना पड़ेगा, एसडीएम के न्यायालय में। आपको बता दूं कि इस प्रकार से अगर आपके पास कोई पुरानी रजिस्ट्री है और उस रजिस्ट्री के अंदर आप अपना मोटेशन यानी दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो आपको पहले क्या हुआ करता था कि पहले मोटेशन हो जाती थी पुराने विक्रय विलेख के भी, लेकिन अब नियम को चेंज कर दिया गया है। उसके लिए पहले आपको
वहाँ पर वाद दाखिल करना होगा और वाद के बाद अंतरण के मामले में रिपोर्ट कराने का भी कर्तव्य होता है। यानी कि वाद दाखिल होने के बाद आपकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट यानी कि लेखपाल लगाएगा। और लेखपाल कैसे लगाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई रजिस्ट्री भी है तब तक आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा जब तक कि आपके द्वारा ये प्रक्रिया पूरी ना कर ली गई हो। तो चलिए आगे बताता हूँ कि अगर आपका भी इसी प्रकार का विक्रय विलेख है और वो सन 1986 का है, बहुत पुराना है, तो आपको एसडीएम के यहाँ पर वाद दाखिल करना होता है, जो पक्षकार होता है, और दाखिल करने के बाद उस पर आगे की कार्रवाई रिपोर्ट लगती है। ये कौन लगाता है? अलका लेखपाल इस प्रकार की रिपोर्ट लगाता है। और रिपोर्ट के अंदर वो क्या जांच करता है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। धारा 34 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता और अंतरण के मामले में रिपोर्ट कराने का कर्तव्य, यानी उपधारा 1 और धारा 33 के आधार और उपधारा 3 के, यानी कि किसी भी अंतरण में भिन्न अंतरण के द्वारा किसी भी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अंतरण की रिपोर्ट उस तहसील के तहसीलदार के व्यक्त रीति को देना उसमें स्थित है। यानी कि अगर कोई भी उसके ऊपर रिपोर्ट लगा रहा है तो वो इस बात की जांच करेगा कि जिस व्यक्ति का ये विक्रय विलेख पुराना था, क्या इस व्यक्ति ने इस भूमि को लिया है और अब तक इसकी मोटेशन यानी नाम इसके अंतर क्यों दाखिल नहीं कराया, इस बात की जांच करेगा। और जांच करने पर भूमि पर जाकर इस बात को देखेगा कि क्या वास्तव में इस व्यक्ति ने, जिसने सन 1986 के अंदर इस भूमि का यानी रजिस्ट्री कराई थी, क्या आज भी मौजूदा हालात में उस व्यक्ति का उस भूमि के ऊपर कब्जा है। अगर उस व्यक्ति का उस भूमि के ऊपर कब्जा नहीं है तो ऐसे मामले में, यानी कि जो आपके द्वारा भूमि खरीदी गई है उस भूमि पर आपको कभी भी मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने उस भूमि के ऊपर अवैध कब्जा कर रखा है, यानी कि अवैध कब्जे के आधार पर नामांतरण का दावा, यानी कि वर्तमान मामले में माननीय इलाहाबाद और न्यायालय की खंडपीठ, यानी कि अभी निर्धारित किया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और इसके प्रावधानों के यानी कि अधीन नामांतरण पर दावा वैध अंतरण के माध्यम से वैध कब्जे के आधार पर किया जा सकता है। अगर आपका उस भूमि के ऊपर कब्जा नहीं है और भले ही आपने उस भूमि का कभी पहले रजिस्ट्री ली है सन 1986 में या उससे पहले आपने कोई रजिस्ट्री ली है, कुल मिलाकर 10 साल से भी 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और आप चाहते हैं कि अब उस भूमि के ऊपर मोटेशन करवा लेना चाहिए। अधिकतर क्या होता है कि कुछ लोग अपनी भूमि को रहन रख देते हैं और एक बड़ी बीमारी किसान, बहुत ज़्यादा अधिकतर किसान लोग इस काम को करते हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें होती हैं, वो बड़े किसान को इस प्रकार की रजिस्ट्री कर देते हैं और उसकी एवज में पैसा ले लेते हैं। और पैसा लेने के बाद जब वो पैसा उसका वापस नहीं करते हैं तो 10-20 साल गुजर जाते हैं और उस व्यक्ति ने, जिसने ज़मीन उसकी गिरवी रखकर बाकायदा रजिस्ट्री लिखवाकर अपने पास रखी थी और उनमें ये समझौता हुआ था कि अगर आपने मेरे पैसे चुका दिए तो मैं ये रजिस्ट्री आपको वापस कर दूंगा, वहाँ पर छोटा किसान फंस जाता था। और फंसने के बाद ऐसे मामले अक्सर कर न्यायालयों में 90% जाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है और वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा लेना चाहता है तो वो व्यक्ति उससे कहता है कि तुम अपनी ज़मीन का एग्रीमेंट रजिस्टर्ड या फिर रजिस्ट्री करा दो और मैं इतना ब्याज लूँगा और उसके ब्याज के आधार पर जब तुम ये रजिस्ट्री वापस लोगे तो रजिस्ट्री का खर्चा भी तुम्हें ही देना पड़ेगा।
और इस आधार पर वो ज़मीन रख लेते थे। लेकिन पता चलता है ब्याज बढ़ता जाता है और ब्याज बढ़ने के बाद जब उस व्यक्ति की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो उसका ब्याज दे दे, तो तब जाकर इस प्रकार की स्थिति बनती है कि जब मामले को 10 या 20 साल हो जाते हैं तो जो उस भूमि की रजिस्ट्री कराए हुए बैठा व्यक्ति होता है वो तब जाकर यानी कि नामांतरण कराने के बारे में सोचता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि अगर रजिस्ट्री बहुत पुरानी है तो उस रजिस्ट्री को नामांतरण मोटेशन कराने के लिए आपको कब्जा भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अब कब्जा दिखाने के लिए यानी कि नामांतरण के आदेश पारित करने की जो शर्त होती है वो ये शर्त होती है इस मामले में, यानी कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो लखनऊ खंडपीठ है उसके अभी निर्धारित किया गया है कि वैध नामांतरण के द्वारा किसी भी भूमि पर वैध कब्जा प्राप्त करने के संबंध में निष्कर्ष यानी अभाव नामांतरण आदेश यानी पारित नहीं किया जा सकता है। और आपको बता दूं नामांतरण के आवश्यक 2 तत्व होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के द्वारा अभी निर्धारित किया गया था कि नामांतरण का दावा करने के लिए 2 आवश्यक तत्व आवश्यक होते हैं। नंबर 1 वैध कब्जा और दूसरा वैध अंतरण से साबित किया जाना। तो ये 2 कब्जे होते हैं। अगर वैध कब्जा उस व्यक्ति का है भले ही रजिस्ट्री कितनी भी पुरानी हो तो इस आधार पर उसका नामांतरण हो जाता है। अन्यथा एससी का भी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अगर पुरानी रजिस्ट्री है तो पुरानी रजिस्ट्री के ऊपर इस प्रकार से जब तक आपको मालिकाना हक नहीं मिलने का, जब तक आपका उस भूमि के ऊपर वैध कब्जा नहीं है। तो मैंने आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही गहरी पॉइंट पर आपको बात बताई है कि अगर आपके पास भी इस प्रकार की कोई रजिस्ट्री है तो आपको उसके नामांतरण करने के लिए यानी एसडीएम के न्यायालय में एक दावा पेश करना होता है। और उसके बाद अगर आपका उस भूमि के ऊपर वैध कब्जा है तो कब्जा अगर वैध है तो आपका उस भूमि के अंदर मोटेशन हो जाएगा। अगर आपका वैध कब्जा नहीं है तो समझ लीजिए कि आपको उस भूमि पर कभी भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा। वीडियो कैसी लगी है वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों और दोस्तों में जो भूमि के अंदर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें शेयर करें। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।